वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपना नेक्स्ट लेक्चर क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ इंडिया इससे शुरू होगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आइए, इसको आई होप आप सारे लेक्चर को डेली फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले वेदर और क्लाइमेट, इसमें अंतर क्या है आप सभी को पता होगा, है ना, कि वेदर जो होता है छोटा फिनोमिना है जो डे टू डे वेदर बदलता रहता है ना। और क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट चेंज जो होता है भाई, जो बहुत ही ज़्यादा सालों में होता है, 100 साल 50 सालों में, है ना। यानी मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, यानी मोमेंट्री स्टेट है एटमॉस्फेयर की। और वहीं क्लाइमेट की बात करें, जलवायु, इसका तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है जैसे कि दिन में और ये सब, और जलवायु भाई समय लेती है लगभग 50 साल। मानसून की बात करें अगर, तो इसकी जो शब्द है मानसून शब्द, ये एक अरबिक शब्द है। मानसून कैसा है, अरबिक वर्ड है, मौसीम से बना हुआ है। मानसून किससे बना है, मौसीम से बना हुआ है। और मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है, ठीक है। फिर मानसून जलवायु में एक रूपता एवं विविधता की बात करें अगर, तो मानसून जो है मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। जैसे दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है। आप देखेंगे ना, दक्षिण में की जो जलवायु है उत्तर की जलवायु से अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसून प्रकार की है। कैसी है, मानसूनी है। और वहीं भारत की जलवायु में आप देखेंगे अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। यानी द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ मैनी रीजनल वेरिएशन। आप देखेंगे ना, रीजनल वेरिएशन है, कहीं कोस्ट पे बारिश हो रही होगी, कहीं यहाँ डेजर्ट साइड पे देखो नहीं हो रही है ना। बहुत सारे रीजनल वेरिएशन है जो एक्सप्रेस्ड होता है इन द पैटर्न ऑफ विंड्स, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, रिदम ऑफ सीजन एंड द डिग्री ऑफ वेटनेस एंड ड्राइनेस। फिर रीजनल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, बारिश में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। जैसे हिमालय में वर्षण जो है मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में जो वर्षण है वो जल की बूंदों के रूप में होता है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकार में ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षा की मात्रा में भी अंतर आपको देखने को मिलता है। ऐसे जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या पाँचवें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं, जबकि इन्हीं महीनों में दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरमंडल तट शांत और शुष्क रहता है भाई, है ना। तो ये वेरिएशन है। वहीं आप देखेंगे देश के अधिकांश भागों में वर्षा जो है जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा सर्दियों में होती है ना। यानी मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री गेट रेनफॉल ड्यूरिंग जून सितंबर, बट ऑन द कोस्टल रीजन या कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु इट रेन्स इन द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सेशन। तमिलनाडु में सर्दियों में रेन होती है। इन सभी भिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है ना। मानसून क्लाइमेट है हमारा इंडिया। कैसा है क्लाइमेट इंडिया का, मानसूनल। अब भारत की जो जलवायु है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, फैक्टर कौन से, तो सबसे पहले तो लैटीट्यूड। लैटीट्यूड का मतलब आप देखेंगे जैसे इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ऊपर आर्कटिक सर्कल है। जो जितना ऊपर होता जाएगा ना सन टाइम उतना ज़्यादा होगा, यानी वहाँ ठंडा ज़्यादा होगा, है ना। तो आप देखेंगे कर्क रेखा जो है वो पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इसी प्रकार भारत का जो उत्तरी भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में, यानी भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से जा रही है, जो ऊपर का भाग है शीतोष्ण कटिबंध में, और कर्क रेखा के दक्षिण में जो भाग है वो उष्ण कटिबंध में पड़ता है ना। और कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। यानी कह रहा है जो ट्रॉपिकल जोन है नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर से दूर है भाई, है ना। इक्वेटर से क्या है, दूर है नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसलिए यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हाई डेली एनुअल रेन टेम्परेचर देखने को मिलता है, क्योंकि इक्वेटर से दूर होने के कारण। तो एक तो हो गया लैटीट्यूड। दूसरा है हिमालय माउंटेन। आप देख रहे हो ना, अगर हिमालय माउंटेन ना होता तो पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वो बर्फ़ की तरह ढक जाता, सारी साइबेरियन हवा यहाँ आ जाती। यानी उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करती हैं। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती हैं। हिमालय हमें इन पवनों से बचाता है भाई। फिर जल और स्थल का वितरण की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। भारत के दक्षिण में आप देखेंगे तीन ओर हिंद महासागर, मतलब तीन ओर समुद्र से घिरा ना, हिंद महासागर है ना। यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, तीन ओर से घिरा हुआ है।
स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है, ये चीज़ याद रखो। जल जो है देर से गर्म होगा और देर से ही ठंडा होता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। तो जल देर से गर्म होगा और देर से ही ठंडा होता है। जल और स्थल के इसी विभेदी तापमान के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित होता है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे गर्मी है, गर्म हो रहा है पानी, तो जब ये गर्म हो रहा है तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो हवा हाई से लो की तरफ चलने लगेगी, यानी मानसून इधर आने लगेगा। ऐसे ही जब यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ लो प्रेशर, तो हवा ऐसे चलने लगेगी, है ना। तो सब प्रेशर डिफरेंस की वजह से चलता है। तभी आप केदारनाथ देखोगे ना, प्रेशर डिफरेंस इतना ज़्यादा है नीचे ऊपर में, तो तुरंत बारिश को होने लगेगा और तुरंत धूप आ जाए, ये सब, है ना। तो वायु दाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। तीसरा कारण है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखिए, लंबी तट रेखा के कारण भारत का जो विस्तृत तटीय प्रदेश है, यानी कोस्टल स्टेट्स जितने हैं, वहाँ समकारी जलवायु पाई जाती है, यानी इक्वेबल क्लाइमेट पाया जाता है, लगभग सेम ही है वो सब। और भारत के अंदरूनी भाग की बात करें तो समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। अब जैसे जो अंदर है, जैसे तेलंगाना है, उसका क्लाइमेट अलग होगा, आंध्र प्रदेश का अलग होगा, समुद्र के तट के किनारे होने के कारण, है ना। ऐसे क्षेत्र में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित जैसे दिल्ली, कानपुर, अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। भाई यहाँ देखो कितनी गर्मी है। कोस्टल रीजन में आप मुंबई में देखोगे ना, एनुअल रेंज ही ज़्यादा नहीं टेम्परेचर की, तो वहाँ आप 12 मासी एक तरह से जैकेट पहन सकते हो, क्योंकि क्लाइमेट माइल्ड रहता है, 20 से 25 डिग्री पूरे साल ही रहेगा। कामिंग इफेक्ट ऑफ सी बोलते हैं, क्योंकि समुद्र क्या होता है, रात में भैया दिन भर गर्म हुआ, है ना, तो रात में क्या होगा, सी ब्रीज चलेंगी, दिन में लैंड ब्रीज चलेंगी, तो ये ठंडा गर्म करता रहता है तट, ठीक है। और एल्टीट्यूड, समुद्र तल से ऊंचाई, आप देखो ना, पहाड़ों पे अगर आप जाएंगे तो आपको ठंडी लगेगी। क्यों? क्योंकि काफ़ी हाइट पे आप जा रहे हो, हाइट पे जाने पे टेम्परेचर कम होता रहेगा, यानी ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश जितने हैं वो मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे हो जाते हैं, है ना, इसी कारण वजह से। उच्चावच यानी रिलीफ की बात करें, भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करते हैं ये सब। तभी जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुख ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं भारत के क्लाइमेट को। अब इससे देखिए स्टेटमेंट वाले सवाल बहुत बनते हैं, इसलिए इसको पढ़िए जरूर। ऑनसेट ऑफ मानसून की बात करें, अब भारत में आप देखेंगे अप्रैल और मई के महीने में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। अब भाई इंडिया है, जैसे ये इंडियन ओशियन है, तो ये बहुत गर्म होगा। अब गर्म होगा तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा और समुद्र में हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो हाई टू लो हवा चलना चालू हो जाएंगी जुलाई से, है ना। तो इसी के परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर एक गहन न्यून दाब विकसित होता है। अब यही न्यून दाब जो है यहाँ से हाई टू लो प्रेशर क्रिएट करता है, है ना। तो यही निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्व सन्मार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है और इन दशाओं में उष्णकटिबंधीय अभिसर क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। तो आसान शब्दों में कहें अगर, जो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अब भारत गर्मी पड़ रही है यहाँ, तो लैंड ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, और इंडियन ओशन में हाई प्रेशर, तो हाई टू लो कोई चीज़ चलने लग जाती है। तो इसलिए जुलाई में मानसून यहाँ आ जाता है। तो द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ ITCZ, अब ITCZ शिफ्ट क्यों होगा? क्योंकि इस पर जैसे ही गर्म हवाएं पड़ेंगी तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑल्सो रिलेटेड टू द फिनोमिना ऑफ विड्रॉ ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्रॉम इट्स पोजीशन ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन टू साउथ ऑफ हिमालय। द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम सेट्स अलॉन्ग 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ओनली आफ्टर द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही गर्म होगा ये, तो ये ITCZ नीचे आ जाएगा, हाई प्रेशर ऊपर आ जाता है, ठीक है। और भारत में मानसून प्रवेश करता है, तभी आप देखेंगे केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है, और शीघ्र ही 10 से 13 जून के बीच आर्द्र पवनें मुंबई और कोलकाता तक पहुंच जाती है, और मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिमी मानसून में प्रभावित हो जाती है वर्षा। फिर ब्रेक इन मानसून क्या होता है भाई, मानसून में विच्छेद। तो दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1 या 2 या कई सप्ताह तक वर्षा ना हो तो इसे मानसून विच्छेद कहते हैं ना, ब्रेक मानसून, यानी बारिश रुक जाएगा। बरसात के मौसम के दौरान ये सूखापन का आम होता है, और अलग अलग क्षेत्रों में ये विच्छेद अलग अलग कारणों से देखने को मिलता भी है। फिर सीजन की बात करें भैया, तो द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया कैन बी बेस्ट बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ एनुअल साइकिल ऑफ सीजन। तो आप देखते हो ना, हमारे यहाँ 4 सीजन चलते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, है ना। तो कोल्ड वेदर सीजन यानी शीत ऋतु। शीत ऋतु में क्या होगा, उत्तर भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है और दिसंबर और जनवरी तक चलती है। औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक रहता है इसमें, ठीक है।
और ऐसे ही इस ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। क्या? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण जलवायु का अनुभव करते हैं। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर चलती है यहाँ। और फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तर भारत में भी प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए प्रायद्वीपीय भारत की बात करें अगर, प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण परिवर्तन में बदलाव होता रहता है। अब वर्षा ऋतु, ये सब आपको पता ही है कब वर्षा ऋतु आती है। अब ये याद रख लो, सम फेमस लोकल स्टॉर्म ऑफ हॉट वेदर सीजन, यानी ग्रीष्म ऋतु में आने वाली कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान जैसे आम्र वर्षा। तो ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल और तटीय कर्नाटक में आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है और ये आमों को जल्दी पकाने में सहायता देती हैं। फूलों वाली बौछार की बात करें तो इस वर्षा से केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा फूल खिलते हैं, इसलिए ये ब्लॉसम शावर केरल में पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद अल नीनो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल नीनो क्या है भाई? अल नीनो इज अ कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम दैट अपीयर्स वंस एवरी 3 to 7 ईयर्स, यानी जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। इसी के कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। तो सूखा, बाढ़ वगैरह इसी के कारण आती हैं। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल हैं। सबसे पहले ये आता कहाँ है? इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन इट अपीयर्स एज अ वार्म ओशियन करंट नियर द कोस्ट ऑफ पेरू। ये लाइन जरूर याद रखो, स्टेटमेंट में पूछ सकता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट, कहाँ? पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है, यानी वार्म ओशियन करंट है। अल नीनो कैसा है? वार्म ओशियन करंट। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईशा। क्या है? बालक ईशा या चाइल्ड क्राइस्ट। क्योंकि ये धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है, इसलिए इसका नाम बालक ईशा। अल नीनो का नाम बालक ईशा क्यों है? दिसंबर महीने में नजर आती इसलिए। पेरू में दिसंबर में जो है वो गर्मी का महीना होता है। पेरू में दिसंबर गर्मी का महीना होता है और यहाँ सर्दी का महीना होता है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए अल नीनो का उपयोग होता है। इसी के कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में देरी होती है। अगर अल नीनो आया है तो अराइवल ऑफ मानसून इज डिले, देर हो जाएगी। क्यों? सूखा पड़ने लगता है। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देख लेते हैं। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मौसम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा होता है मौसम में। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। गंगा की घाटी में कहाँ से कह रहा है? ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, पूरब से पश्चिम की चलने पर वर्षा की मात्रा घटती है। भारत में लेह सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, 9.20 सेंटीमीटर। और ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उच्च भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में आता है। और भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आती जाती है ना। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। तो आज का थोड़ा टेक्निकल था, इसलिए लेक्चर में छोटा ही रख रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा इसको और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इससे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा शुरू होगा भारत की मृदाओं से, सॉइल्स ऑफ इंडिया से, जिसको हम लोग कल करेंगे। अब ठीक है, आज मैं छोटा लेक्चर कर रहा हूँ, तो आज आपके लिए एक बेनिफिट भी है। आज के लेक्चर को मिला के पीछे के जितने लेक्चर हो चुके हैं, 4 या 5 हो चुके हैं, 5 या 6 हो गए, तो उनको कंबाइन करके आज रिवीजन कर लीजिए एक बार पूरा, है ना। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आज पूरे को क्या करिए, प्लेलिस्ट को फॉलो करके 1.5 स्पीड में लगा के पूरा रिवीजन कर डालिए, इतना ज़रूर कर लीजिए।